पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पहले एक और एक्ट आया छात्रों, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जब तक उसको हम बताएंगे नहीं तब तक आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानकारी विधिवत नहीं मिलेगी। 1781 में एक एक्ट एडमंड बर्क ने अपने ब्रिटिश सरकार में उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत के लिए पास किया गया था उसमें जो कुछ दोष हैं, खामियां हैं, उनको हटाने की कृपा की जाए। जिसमें से उन्होंने ये कहा कि पहला दोष तो ये है कि यहाँ वहाँ पर जो है कुछ कानून नहीं है, अधिनियम नहीं है, अधिकार नहीं है, उसको बदला जाए। और ये जो बंगाल और उड़ीसा, ये जो ये वहाँ के जो अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के अंतर्गत जो आता है, उसमें उन लोगों का जो है कानून कुछ बने जो कि इनका दबाव बना रहे। तो उसमें ये हुआ कि जो है इनको एक अधिकार दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि ये जो है कानून जो बंगाल उड़ीसा, बम्बई और कलकत्ता को लेकर के इन्होंने, इनका अधिकार अलग होगा, उनका अलग कानून बनेगा, वो बनाएंगे और अपना कानून अलग बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। कहने का मतलब इन्होंने ये ऐसा किया और उसके अंतर्गत जितनी भी और ये जो भी कानून पास किए जाएंगे तो भारत के रीति रिवाज और धार्मिक को देख करके ही वहाँ के कानून पास किए जाएंगे, ये उसमें प्रावधान आया। फिर उसके बाद फिर 1783 में फिर एक एक्ट आया, पेश किया गया, जो जिसको कहते हैं डंडास एक्ट और फाक्स एक्ट। डंडास एक्ट और फाक्स एक्ट ऐसा आया कि वो भी पास किया गया था, क्योंकि वो उसमें प्रस्ताव पेश किया गया और ये सरकार लॉर्ड नॉर्थ बर्क और प्लस फाक्स, ये दो मिली जुली सरकारें थीं। उसमें से ये जब अधिनियम पास किया गया, अधिनियम पेश किया गया, ये प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसमें आपस में कुछ समझौता नहीं हो पाया और ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को लेकर के किसी देश में सरकार चली गई और संसद भंग हो गया, पार्लियामेंट भंग हो गया। ये जो कौन से थे, डंडास और फॉक्स, दो एक्ट पेश किए गए थे जिसके चक्कर में पास भी नहीं हुआ और ये जो है वहाँ की सरकार चली गई थी। यानी कि अब आगे हम आपको बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये है, इसके अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और ये नियंत्रण बोर्ड कहाँ होता था, ये ब्रिटिश सरकार में होता था, वहां पे ब्रिटेन में होते थे। यहाँ इसके जो भी अधिकारी और सदस्य बैठते थे वो ब्रिटेन में बैठते थे। और दूसरा ये है, भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से 6 कर दी गई। अब इसमें पहले क्या था, 4 कर दिए गए थे, 4 थे, और इसमें जो है 4 से अब 6 सदस्य कर दिए गए। और इसमें भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी कि अब इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक अलग होगा, व्यापार का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, और ये जो है राजनीतिक कार्य अलग होंगे। तो जो व्यापार के राजनीतिक कार्य अलग होंगे, तो इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, भारत के गवर्नर जनरल हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। यानी कि मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई, यानी कि पहले मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान नहीं थी। फिर इसमें क्या था, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कुछ ऐसी जो इनके सामने समस्याएं आती थी या कुछ ऐसी बातें होती थी जो प्रस्ताव पेश किया जाता था, तो गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार नहीं था। और ये विवाद कब फंसा था, ये वारेन हेस्टिंग के पीरियड में फंस गया था। और वहां पे ये जो वारेन हेस्टिंग जो चाहते थे, तो इनके जो 4 सदस्य थे, इनके साथ इनके खिलाफ हो जाते थे। तो वारेन हेस्टिंग के लिए बहुत ही समस्या पैदा हो गई। तो इसको देखते हुए
फिट्स इंडिया एक्ट में ये रखा गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी उसकी जो कमिटी इसमें पूरी कर दी गई। अब आगे गवर्नर जनरल के साथ 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दूसरा राज्य सचिव और तीसरे पॉइंट जो था उसमें 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, यानी प्रीवी काउंसिल कहाँ के, वहां के, कहाँ के, ब्रिटेन में जो बैठते थे वो उनके थे। फिर आगे प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, यानी कि प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत सेनापति बनाया जाता था। इन्हीं में से जो इसमें जो 4 से 3 कर दी गई थी, तो इसमें क्या हुआ, प्रांत सेनापति बनाए जाते थे, इसी से नियुक्त किए जाते थे। फिर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था, यानी गवर्नर जनरल जो थे इनको अधिकार मिल गया कि ये आप प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। वहाँ कौन गवर्नर है वो अगर गलत कर रहा है या उसके समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ का जो गवर्नर है बैठा है, वो कलकत्ता का जो गवर्नर बैठा है, गवर्नर जनरल बैठा है, वो उनको हटा सकता है, उनको बर्खास्त कर सकता है, उसको पदच्युत कर सकता है। ये अधिकार इनको दे दिया गया। अब आगे आया भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को के अवैध कार्यों पर, यानी भारत में नियुक्त अंग्रेज के अवैध कार्यों को पर मुकदमा चलाने हेतु तो इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि पहले यहाँ थी, यहाँ पर अपना मनमाना करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अंग्रेजों पर कोई लगाम तो था नहीं, तो ये क्या किए कि यहाँ पे जो भी गलतियां होती थी और इसका लिख करके वहाँ ब्रिटेन सरकार में भेज दिया जाता था और वहां पर इनके ऊपर मुकदमा चलता था। जब ये रिटायर हो जाते थे या यहाँ जब जाते थे तो उनके ऊपर मुकदमा चलता था। खैर, इनके ऊपर कार्रवाई होती थी। अब कहने का मतलब है भारतीय उपनिवेश के 2 शासक, इसके अंतर्गत भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हुए, एक निदेशक मंडल और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसमें 2 अधिकार हो गए भारत के। यानी एक निदेशक मंडल, जो निदेशक मंडल क्या था, उसका काम ये था व्यापार को देखना था, व्यापार से संबंधित उनको पावर था। लेकिन दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये जो हमने आपको पहले बताया सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड में रखा गया और यही देखते थे। फिर आगे क्या हुआ, जो इसके अंतर्गत देसी राजा, यानी कि देसी राजाओं से युद्ध शांति करने का अधिकार और कंपनी के डायरेक्टर की स्वीकृति अनिवार्य थी। यानी कि देसी राजा जो थे, यानी अपने यहाँ भारत के जो देसी राजा थे, टुकड़ों टुकड़ों में राजा थे, उनसे युद्ध करना, उनसे संधि करना, उनसे संधि कैसे करनी है, उनसे युद्ध कैसे करना है, ये सारे अधिकार जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया और ये वही निर्णय लेते थे और वही आदेश देते थे कि आप इनसे युद्ध कर सकते हैं, आप इनसे समझौता कर सकते हैं, इनसे संधि कर सकते हैं और ये संधि में ये प्रावधान रख सकते हैं, ये चीजें आप उनके साथ शर्त रख सकते हैं। तो ये क्या था, ये गवर्नर को ये अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि इनको ये कहा गया कि आप अब युद्ध अपने आप नहीं करेंगे और युद्ध आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुसार ही करेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेगा आपको वही आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहां पे जो भी शांति समझौता होगा, संधि होगी, वो जो हम चाहेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे आप करेंगे। पहले क्या था, गवर्नर जनरल अपने हिसाब से काम करता था, जहां चाहता था वहां युद्ध कर लेता था, जहां चाहता था वो काम करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में ये सारे कंट्रोल में ले लिए गए और यहीं से फिट्स इंडिया एक्ट का ये प्रावधान है। अब प्रश्न इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रश्न ये आया, अब जैसे यहाँ प्रश्न कहाँ कहाँ बनता है कि किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज व्यापारियों के अधिकार छीने गए। तो ये 1784 के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इनको सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। अब भारत के गवर्नर जनरल के पार्षदों की संख्या कितनी कर दी गई, तो 4 से 6 कर दी गई थी। और इसमें क्या था कि जो है गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया। ये बहुत बड़ा अधिकार था, जो आप ये जो है आगे चल करके यही विवाद के कारण बनते थे। जो उड़ीसा के प्रेसिडेंसी थे, बंगाल के प्रेसिडेंसी थे, मुंबई के प्रेसिडेंसी थे, जहां जहां के प्रेसिडेंसी थे, ये उनको जो है बंगाल और उड़ीसा और कलकत्ता, ये अलग अलग प्रेसिडेंसियां होती थी। कलकत्ता बंगाल एक ही था, जो उसको आकर के यहाँ पे समाहित कर दिया गया। तो ये सारी जो प्रेसिडेंसियां थी, ये बहुत दिक्कतें करती थी और ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि आप जो गवर्नर जो है प्रांतीय गवर्नर, जो प्रेसिडेंसी गवर्नर है,
उन पर अंकुश लगाने का काम आप करेंगे, उनको आप बर्खास्त करेंगे। आप जिसको चाहें वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं और जिसको चाहें आप वहाँ से हटा सकते हैं। अगर कार्य अच्छा नहीं हो रहा तो उनको हटा दीजिए और जो कार्य अच्छा हो रहा है तो उनको बैठा दीजिए। और इसी के अंतर्गत जो 1781 में जो एक्ट आया था उसमें ये अधिकार दिया गया था कि आप जो है प्रांत प्रेसिडेंसी के कानून अलग बनाएंगे और अपने लिए कानून अलग रखेंगे। उसमें ये पूरा अधिकार दे दिया गया था। तो वहीं से ये आकर के यहाँ पर ये दिखता है। यानी कि प्रश्न एक ये हो गया और दूसरा ये है कि किस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश सरकार की सरकार चली गई। ये यूपीएससी में 2015 में ये प्रश्न मेंस में आया था, यानी आईएएस पेपर में ये 2015 में पूछा गया था। इसके अंतर्गत जो प्रस्ताव पेश किया गया और उसके किसके अंतर्गत वहां ब्रिटेन की सरकार चली गई। तो लॉर्ड नॉर्थ और प्लस फॉक्स ये दोनों लोगों की मिलीजुली सरकार थी और वहां पर ये जब प्रस्ताव पेश किया गया वो कौन था, डंडास विल, और दूसरा कौन सा था, फॉक्स विल। तो दोनों फॉक्स यानी कि डंडास बिल पहले पेश किया गया, फिर दोबारा जो फॉक्स बिल पेश किया गया। ये आगे चल करके जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें आप डीपली नॉलेज देंगे, क्योंकि ये राज व्यवस्था है तो आपको इतना डीपली नॉलेज दे रहे हैं। कोई देता नहीं, कोई कोचिंग वाला इतना नहीं देता राज व्यवस्था में जितना भी हम आपको समझा रहे हैं, विधिवत समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो यानी कि कौन सा ऐसा बिल पेश किया गया था जिसकी वजह से ब्रिटेन सरकार की सरकार चली गई थी, और वो थी डंडास बिल और फॉक्स बिल 1783 में 1783 में पेश किया गया था। इसकी वजह से सरकार चली गई थी ब्रिटेन की। ये पहला जो है कारण बना था और पहला ये आपका पॉइंट बनता है कि ब्रिटिश सरकार की किसके कारण ब्रिटेन सरकार चली गई थी, ब्रिटिश सरकार। तो ये कहने का मतलब है कि ब्रिटेन सरकार जो है उस समय फॉक्स और डंडास बिल की वजह से सरकार वहां चली गई थी। ये प्रश्न बनता है और इसका आंसर आपको देना होगा क्योंकि बहुत ही टिपिकल प्रश्न है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।